नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है शिक्षा सूत्र के इस चैनल पे। आज हम लोग संविधान से जुड़ा हुआ एक और अध्याय उस पर चर्चा करेंगे। इसमें संविधान की अनुसूचियाँ, तो इन अनुसूचियों के बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके से बतलाया जाए कि याद हो जाए। तो आपको पता होगा हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु वर्तमान में यह बढ़कर 12 हो गई। बाद के जो 4 अनुसूचियाँ वो अलग अलग, बाद की जो 4 अनुसूचियाँ थीं वो संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। तो पहले हम इन 8 की चर्चा करते हैं, फिर बाकी के 4 पे आएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए आते हैं। तो पहली सूची जो है इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, उनके नाम, उनका सीमा क्षेत्र और उनकी सीमा रेखा, ये 3 चीज़ें बतलाई गई हैं। इसमें डिटेल सारे राज्यों का वर्णन है और यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का भी इसमें वर्णन किया गया, बतलाया गया है। पूरी सूची है इसमें। अब इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 1 और 4। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो वहाँ पे एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत की गई है कि राज्य ही होगा, केंद्र शासित प्रदेश को की उतनी कल्पना नहीं की गई थी, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा संविधान में अपनाया गया था। तो एक आदर्श स्थिति को लिखा गया है वहाँ पे कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 4 में यह बतलाया गया है कि राज्य निर्माण या कोई नया राज्य को भारत में अगर शामिल करना है तो इस तरीके के जो भी विधेयक होंगे वो संवैधानिक संशोधन वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, बल्कि ऐसे जो भी विधेयक होंगे वो साधारण विधेयक होंगे और उन्हें साधारण बहुमत के आधार पर ही संसद से पास करवाया जाएगा। तो उनकी प्रक्रिया के बारे में बतलाया गया है। अर्थात एक अनुसूची 1 में पूरी तरह से विभिन्न राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का एक लिस्ट है। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पे। इसमें जो है पदाधिकारियों के वेतन भत्ता एवं पेंशन के बारे में बतलाया गया है। अब ये पदाधिकारी कौन होंगे? तो ये संविधान में जिन पदों का जिक्र है अधिकतर वैसे ही पदाधिकारियों के वेतन भत्ता और पेंशन का इसमें ब्यौरा है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी और लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो इन सारे लोगों के वेतन भत्ता और पेंशन से संबंधित विस्तृत ब्यौरा इस अनुसूची में दिया गया है। तो इनसे जुड़ी हुई जो भी अनुच्छेद है वो है 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148, 158(3), 164(3), 186 और 221। अब आते हैं तीसरी अनुसूची पे। तीसरी अनुसूची में उन पदाधिकारियों के प्लस प्रत्याशियों के शपथ और प्रतिज्ञान का ब्यौरा दिया गया है। अर्थात ऊपर में जिन पदाधिकारियों का बात हुई वैसे वो पदाधिकारी और प्रत्याशी, प्रत्याशी कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो भी प्रत्याशी होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव लड़ने से पहले उन्हें एक शपथ पत्र देना होता है। तो वो शपथ पत्र के बारे में इस अनुसूची में ब्यौरा है। इसके अतिरिक्त ऊपर के पदाधिकारी शपथ कैसे लेंगे उसका विवरण दिया गया है। अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद सारे विधानसभा और विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जज जितने भी होंगे, उच्च सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, सीएजी
तो इन सब ये इनका शपथ कैसे होगा, शपथ किस तरीके से ली जाएगी, उसका ब्यौरा इसमें दिया हुआ है अनुसूची 3 में। तो 2 और 3 को अगर आप जोड़ के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा, क्योंकि 2 में उन पदाधिकारियों का वेतन भत्ता, 3 में पदाधिकारियों प्लस प्रत्याशियों का शपथ। अब आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में विवरण है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो जो प्रतिनिधित्व उन्हें राज्यसभा में दिया गया है उसी का विस्तृत विवरण अनुसूची 4 में है। तो अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किस राज्य को दिया गया है। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, या विधानसभा में जो सीटें निर्धारित की गई है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है, या संसद में भी जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो जनसंख्या के आधार पर है। तो उस अनुसार से जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसका प्रतिनिधित्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। अर्थात उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो उसका प्रतिनिधित्व भी सबसे ज़्यादा है राज्यसभा में। दूसरी बात यहाँ पे है कि जिन जिन प्रदेशों में विधानसभाएं हैं वहीं से राज्यसभा को के सदस्य चुनकर जाते हैं। अर्थात सारे राज्यों के तो प्रतिनिधि जाएंगे ही, इसके अतिरिक्त यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों में भी जहां विधानसभा होगी वहां से भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो वर्तमान में दिल्ली और पांडिचेरी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के निर्माण के बाद में जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, तो उसका भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। अब इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है 4(1) और 80(2) में, 4(1) में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि अनुसूची 4 में अगर संसद बदलाव करना चाहती है तो वो कर सकती है, वो साधारण विधेयक की तरह उसे पारित करवाया जाएगा। अच्छा, जब अनुसूची 1 की हम चर्चा कर रहे थे तो इसमें एक बात और थी कि राज्यों के निर्माण के साथ ही इसके लिस्ट में बदलाव भी होगा। ठीक है, राज्यों के जैसे ही निर्माण होगा तो सूची 1 में बदलाव हो जाएगा, या राज्यों का किसी तरीके से पुनर्गठन होगा तो उसके सूची में बदलाव हो जाएगा। वैसे ही अनुसूची 4 में भी बदलाव हो सकता है राज्यों के पुनर्गठन से, या पुनर्गठन होगा तो हो सकता है कि किसी एक राज्य को विभाजित करके 2 या 2 से अधिक राज्य बनाया जाए, या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए, इस तरीके का। तो जैसे अभी जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदल दिया गया, वहाँ पे पहले एक पूरा राज्य था, तो यहाँ इस सूची में राज्य की संख्या 1 कम हो जाएगी, परंतु दो यूनियन टेरिटरीज बन गए। तो पहले 7 जो थी उनकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी, और यहाँ भी वो बदलाव आ सकता, लेकिन वहाँ पे इस सूची में बदलाव इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर का पहले से ही राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया हुआ था। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं 5वीं अनुसूची पे। 5वीं अनुसूची में वर्णन है वैसे क्षेत्रों के लिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। तो वैसे चिन्हित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए इसमें एक अलग से प्रावधान किया हुआ है हमारे संविधान में कि ये क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, तो उनके विकास पे ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। उन्हें अतिरिक्त फंड की ज़रूरत है, अतिरिक्त उन्हें रिसोर्स की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों की अतिरिक्त आवश्यकता है, अतः इनको एक अलग से सूची में स्थान दे दिया गया 5वीं अनुसूची में कि उनका प्रशासन और
उसका नियंत्रण किस तरीके से होगा उसकी प्रक्रिया बतलाई गई है। अब इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 244(1). अब इसी का एक तरीके से हिस्सा है 6वीं अनुसूची। इसमें अनुसूचित क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र भी है, लेकिन अनुसूची 6 में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को मेंशन किया गया है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? ये चारों पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान 6ठी अनुसूची में अलग से ही किया गया है, क्योंकि ये अति पिछड़े हुए क्षेत्र थे, तो इनके विकास के लिए अतिरिक्त ध्यान देने और अतिरिक्त फंड और रिसोर्स मुहैया करवाने के लिए इसमें एक अलग ही अनुसूची बनाकर प्रावधान किया गया। अब आते हैं 7वीं अनुसूची पे। तो 7वीं जो अनुसूची है यह संघीय ढांचा को एक तरीके से परिभाषित करता है, क्योंकि इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विषयों को बांटा गया है। किनके बीच में बांटा गया है? तो केंद्र और राज्य के बीच में। इसमें विषयों का बंटवारा कर दिया कि इतने विषय केंद्र के पास, इतने विषय राज्य के पास में, और कुछ वैसे भी विषय जिन्हें समवर्ती सूची कहा जाता है, जिन पे कि कोई भी कानून बना सकते हैं। अर्थात केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय, 3 तरह की सूचियाँ इसमें बतलाई गई है। तो केंद्र सूची के जो विषय निर्धारित किए गए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, अर्थात केंद्र को होगा। राज्य सूची के विषय पर राज्य को अधिकार होगा कानून बनाने का, और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, अर्थात केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन दोनों के बनाए हुए कानून में टकराव होगा तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाएगी। ठीक है। तो प्रारंभ में जो सूचियों में जो विषय निर्धारित किए गए थे, केंद्र से संबंधित विषय थे 97, राज्यों को विषय जो दिए गए थे वो थे 67, और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे। वर्तमान में इनकी स्थिति केंद्र के पास 100 विषय हैं, राज्य के पास 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब इन 3 के अलावा इन 3 मतलब केंद्र के विषय, राज्य के विषय और समवर्ती सूची से हट के कोई भी विषय जिनका कहीं पे कोई विवरण नहीं है, तो वैसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, और अवशिष्ट शक्तियों के विषय जो होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। ठीक है। अब आते हैं इसके 8वीं अनुसूची पे। इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है 246 है। इसमें विस्तार पूर्वक बतलाया गया है इन सूचियों को कि किन किन विषयों पे केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के आएंगे। तो उन विषयों की चर्चा हम करेंगे जब उस अनुच्छेद पर आएंगे। तो अभी हम आते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का विवरण है। कौन सी भाषाओं का? उन भाषाओं का विवरण है जिनको की संवैधानिक मान्यता दी गई है, संविधान के अनुसार से मान्यता दी गई है। तो इस भाग से काफी प्रश्न बनते हैं। जैसे एक तो प्रश्न यही बनता है कि अंग्रेजी को इस सूची में जगह दी गई है कि नहीं। तो अंग्रेजी को इस सूची में नहीं रखा गया है, अर्थात अंग्रेजी को मान्यता नहीं दी गई है। दूसरा सवाल उठता है कि कोई दूसरी विदेशी भाषा भी इस सूची में है क्या? तो है। उसमें एक है नेपाली भाषा, उसको इस सूची में जगह दी गई है। इसके अतिरिक्त और भी है। जो मूल संविधान था उसमें कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन 3 संविधान संशोधन हुए, जिसमें 21वीं द्वारा 1, 71वें द्वारा 3 और 92वें
संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को और मान्यता दी गई। तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। सॉरी। अब प्रश्न उठता है कि इन 22 भाषाओं को याद कैसे करेंगे। तो याद करने का एक तरीका हो सकता है कि आप इसको अलग अलग, अच्छा आप चाहे कोई अपने तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन इसको एक अलग तरीका से जो मैंने यहाँ पे किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में आप बांट दें। तो हमने इसे 4-5 तरह से डिवाइड किया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। जैसे उत्तर से, तो उत्तर से जम्मू कश्मीर और पंजाब उत्तर के जो राज्य होते हैं, तो वहाँ से 3-4 भाषाएं हैं। जैसे कश्मीर से काश्मीरी, डोंगरी और पंजाबी। कश्मीरी, डोंगरी, पंजाबी और सिंधी। कश्मीर में 3 भाषाएं बोली जाती है, कश्मीरी, सिंधी और डोगरी। और पंजाब की एक भाषा हो गई पंजाबी। तो 4 उत्तर की हो गई ये भाषाएं। अब दक्षिण के चारों राज्यों की अलग अलग भाषाएं, मलयालम केरला की, तमिलनाडु का तमिल, कन्नड़ कर्नाटका का और तेलुगु आंध्र प्रदेश का। तो चारों भाषाएं वहाँ से ली गई। अब पूरब से तो बांग्ला और उड़िया को लिया गया। पश्चिम से गुजराती, मराठी और कोंकणी। वैसे ही जनरल में हिंदी, उर्दू, संस्कृत। बिहार से मैथिली को लिया गया, झारखंड से संथाली को लिया गया। नॉर्थ ईस्ट से 3 भाषाएं ली गई, असमी, बोडो और मणिपुरी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इस 8वीं अनुसूची से जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद है वो है 344 और 351। अब आते हैं 9वीं अनुसूची पे। 9वीं अनुसूची संविधान में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1952 में। पहला ही इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि संविधान में एक मूल अधिकार दिया हुआ था, 7 मूल अधिकार है। उसमें 7वां जो मूल अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। परंतु विकास के कार्यों के लिए राज्य को जमीन की आवश्यकता पड़ रही थी, भूमि की। परंतु उस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रहने के कारण से उसमें कठिनाई आ रही थी और भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन का कार्य करना था। तो इसमें परेशानी हो रही थी। अतः पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची के रूप में इसे डाला गया। इस अनुसूची में प्रावधान किया गया था कि इसमें जो भी विषय होंगे उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक वैधता की समीक्षा नहीं कर सकता था। तो बाद में इस अनुसूची का दुरुपयोग होने लगा और वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 282 हो गई। अर्थात राजनीतिक कारणों से भी इस अनुसूची में कुछ विषय डाले जाने लगे ताकि कोई भी कानून जो बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा ना कर सके। परंतु 1981 में बामन राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि नहीं, इस अनुसूची की में शामिल विषयों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है और उसके आधार पर कानून को वैध या अवैध घोषित किया जा सकता है। अब हम आते हैं 10वीं अनुसूची में। इसमें दल बदल से संबंधित कानून को लाया गया था। एक्चुअली उस समय क्या हो रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पे दल बदल हो रहा था। लोग एक पार्टी से जीत कर आते थे और अपने निहित स्वार्थ या धन बल, अर्थ बल, इन सब चीज़ों के माध्यम से लोग अपने दल को छोड़कर किसी और दल में बहुत आसानी से चले जा रहे थे, या निर्दलीय प्रत्याशी जो होते थे वो किसी दल के साथ जुड़ जाते थे जीत कर आने के बाद। तो ये इससे सारे राजनीतिक दलों को परेशानी हो रही थी। तो इसके रोकथाम के लिए दल बदल कानून एक लाया गया। इसमें दल बदल को परिभाषित किया गया कि दल बदल के दायरे में कौन आएगा। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए, जिसमें ये रखा गया कि निर्दलीय प्रत्याशी अपने चुनाव जीतने के 6 महीने के अंदर अगर किसी राजनीतिक दल में चले जाते हैं तो वो दल बदल कानून के दायरे में
आएगा। उसी तरीके से अगर कोई प्रत्याशी एक राजनीतिक दल के टिकट पर आता है और दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है तो वो भी दल बदल की कानून के दायरे में आएगा। तीसरा जो है कि वैसे लोग आते हैं जो किसी राजनीतिक दल ने एक व्हिप जारी किया, तो व्हिप की एक मान्यता होती है कि जो राजनीतिक दल अगर व्हिप जारी करता है तो पार्टी लाइन पे वोटिंग करनी होती है। तो अगर कोई सदस्य पार्टी लाइन से हट के अगर वोटिंग करता है तो उसको भी दल बदल के दायरे में लाया गया। तो इसका प्रावधान किया गया कि ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यही इस दल बदल कानून में प्रक्रिया बनाई गई। लेकिन इसका एक जो है सो ये रखा गया, क्राइटेरिया रख दिया गया कि एक साथ अगर चुने गए सदस्यों में से जितने लोगों ने दल बदल किया है, मान लीजिए 10 लोग चुन कर आए किसी राजनीतिक पार्टी से, तो उसके 1/3 से ज़्यादा अर्थात 10 का 1/3 यानी 4 होगा। तो अगर 4 लोग एक साथ अगर दूसरे दल में जा रहे हैं तो वो दल बदल के कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे, अर्थात उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। उसी तरीके से यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लाया गया था। फिर इसी कानून में, दल बदल कानून में 91वें संविधान संशोधन 2003 में एक परिवर्तन किया गया। यह 1/3 के क्राइटेरिया को 2/3 कर दिया गया कि अब 2/3 एक साथ अगर जाएं तब दल बदल के दायरे में आएंगे। अगर मान लीजिए 10 अगर चुन कर आते हैं तो 2/3 मतलब 6 भी अगर जा रहे हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 6 से ज़्यादा मतलब 7 अगर एक साथ जाते हैं तब इस कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब आते हैं 11वीं अनुसूची में। इसमें पंचायती राज्य को मान्यता दी गई और उत्तरदायित्व तो सौंपा गया पंचायतों को। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसे शामिल किया गया। इसमें पंचायतों को शक्ति भी दी गई और उत्तरदायित्व भी दिया गया। 29 विषय दिए गए जिस पर कि ये पंचायतें जो हैं सो अपना कानून और नियम बना सकते थे और उसके अनुसार कार्य कर सकते थे। अब आते हैं 12वीं अनुसूची पे। ये नगर निगम नगर पालिकाओं के लिए थे, शहरी क्षेत्रों के लिए। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 दोनों एक ही साथ आए थे। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थे और ये शहरी क्षेत्रों के लिए। 11वीं 73 के द्वारा लाया गया, ये 74 के द्वारा, दोनों एक ही साथ आए थे। इसमें 18 विषय रखे गए थे। तो इन 18 विषयों पे नगर पालिकाओं को कानून बनाने का और उसके अनुसार कार्य करने का अधिकार दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये समझ आया होगा, याद भी आया होगा। आप इसको रिपीट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली सूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। दूसरी पदाधिकारियों के वेतन भत्ता। तीसरे राज्य इन पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का विवरण। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किनका, राज्य अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के शासन और प्रशासन का विवरण। 6ठी में 4 राज्यों का, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण। 7वीं में सूची केंद्र राज्य और समवर्ती सूची। 8वीं भाषा का विवरण। 9वीं भूमि सुधार से संबंधित विषय, न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर लेकिन वर्तमान में न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत। 10वीं दल बदल कानून। 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना तुरंत से आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे।